ये कहानी है धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां एक साधारण लेकिन मेहनती दंपति रहते थे। पति का नाम था मोहनलाल और पत्नी का नाम कमला। इन दोनों की पूरी दुनिया उनका इकलौता बेटा मुन्ना मनोज था, जो पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था। करीब 1 साल बाद आज उनका बेटा गांव लौटने वाला था। इसी खुशी में घर का हर कोना जैसे जीवंत हो उठा था, मानो घर में कोई बड़ा त्योहार आने वाला हो। सुबह सुबह रसोई में कमला बड़े प्रेम और लगन से चूल्हे पर पकवान बना रही थी। वह एक के बाद एक कई तरह की मिठाइयाँ और व्यंजन तैयार कर रही थी। सूजी का हलवा, आटे का हलवा, बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, काजू कतली। रसोई में चारों ओर मिठाइयों की खुशबू फैल चुकी थी। कमला बीच बीच में रसोई से बाहर झांकते हुए मोहनलाल से बोली, सुनिए जी, मैं सारे पकवान बना लूंगी। तब तक आप बाजार से मुन्ना के लिए कपड़े खरीद लाइए। और हाँ, उस रामलाल की दुकान पर मत जाना, वह महंगे दाम में खराब कपड़े देता है। बाजार के बीचों बीच भोला राम की दुकान है ना, वहीं से ले आना। हाँ हाँ ठीक है कमला, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम मेरे आने तक पकवान तैयार रखना। आज दोनों मिलकर अपने मुन्ना को लेने जाना है। इतना कहकर मोहनलाल बाजार की तरफ निकल पड़ा। आज गांव में सुबह सुबह चहल पहल थी। कई दिनों से ठंड का कहर था, लेकिन आज ठंड थोड़ी कम थी। इसलिए गांव वाले जल्दी जल्दी अपने काम पर निकल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव वाला मोहनलाल को देखकर बोल पड़ा, अरे मोहनलाल, आज कुछ जल्दी ही निकल पड़े हो। वैसे तुम कोई काम का सामान भी नहीं ले जा रहे? अरे नहीं भाई, आज काम पर नहीं जा रहा। आज मेरा बेटा शहर से लौट रहा है, उसके लिए कपड़े खरीदने बाजार जा रहा हूँ। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं मोहनलाल। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? देखो मोहनलाल, तुम ठहरे गरीब इंसान अपने बेटे पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, यहां तक कि उसके लिए अपनी जमीन तक बेच दी। कल को अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें अपनाने से मना कर दे तो तुम क्या करोगे? अब तो तुम दोनों बूढ़े भी हो गए हो, कोई तुम्हें काम पर भी नहीं रखेगा। देखो सोहन, मुझे पता है मेरा बेटा क्या करेगा और क्या नहीं। तुम्हें मेरे घर के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो, मेरा बेटा गांव आ रहा है, उसके सामने ऐसी कोई बात मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के दिल को ठेस पहुंचे। मोहनलाल अपने बेटे से बेहद प्यार करता था। मुन्ना के खिलाफ एक शब्द भी वह सहन नहीं कर सकता था। इसीलिए उस आदमी को डांटकर वह सीधे बाजार की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद मुन्ना घर पहुंच चुका था। कमला दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अरे मुन्ना, कैसा है मेरा बच्चा? तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आप बताओ, आप ठीक हो ना? नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, क्या शहर का खाना तुझे पसंद आया या नहीं? सच कहूँ माँ, शहर का खाना खाकर तो मेरा मुंह बिल्कुल खराब हो चुका है। आपके हाथ के खाने की बहुत याद आती है। ओ मेरा बच्चा, देखो कितना दुबला पतला हो गया है। अब मैं तुम्हें अपने हाथ का ढेर सारा खाना बनाकर खिलाऊंगी। देखो, मैंने तुम्हारे पसंद का खाना और ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई है। जल्दी से हाथ मुंह धो लो और आराम से बैठकर खाना खाओ। माँ, आप मेरा इतना ख्याल रखती हो। काश मैं आपको और बाबूजी को अपने साथ शहर ले जा पाता। मुन्ना अब भी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मोहनलाल घर लौट आया। खुद पुराने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन हाथ में अपने बेटे के लिए नए कपड़े थे। अरे मुन्ना, तू कब आया? बाबूजी, मैं अभी अभी आया। आप कहाँ थे अब तक? अरे बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने गया था। और बता, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं बाबूजी, मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बाबूजी, मैं सिर्फ एक दिन ही यह रुक पाऊंगा और मुझे कल जल्दी से शहर के लिए निकलना होगा। मैं सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी ले पाया। रात को तीनों आंगन में बैठे थे। तभी मुन्ना ने धीरे से कहा, माँ बाबूजी, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है।
मुझे एक आईटी कंपनी में जॉब मिलने वाली है, लेकिन उस जॉब के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। अगर किसी तरह 1 लाख का इंतजाम हो जाए तो मेरी जॉब पक्की हो जाएगी और तनख्वाह पूरे 60,000 रुपए महीने की है। क्या सच में 60,000? हाँ बाबूजी, अगर जॉब लग गई तो मैं आप दोनों को अपने साथ शहर ले जाऊंगा। अब चाहे जो भी हो जाए बेटा, मैं तुम्हें जॉब लगवा कर ही मानूंगा। कल मैं गांव के जमींदार के पास जाकर पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम तुझ पर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। अगले दिन मोहनलाल गांव के सबसे बड़े जमींदार के पास पहुंचता है। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जमींदार जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए था। कितना चाहिए बताओ मोहनलाल? जमींदार जी, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए मेरे बेटे मुन्ना के लिए। उसकी नौकरी लगवानी है। जमींदार कुछ देर सोचता है, फिर गहरी सांस लेकर बोलता है। देखो मोहनलाल, तुम्हें तो पता ही है आजकल मेरी खेती भी कुछ खास ठीक नहीं चल रही। पहले जैसा मुनाफा अब नहीं हो रहा और ऊपर से तुम इतनी बड़ी रकम मांग रहे हो। सच बताऊं तो जब तक मेरे पास पैसे रहा करते थे मैं तुम्हारी मदद करता रहा हूं, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है तो एक काम करो, तुम्हारी जो जमीन है उसे बेच दो। लगभग 1 लाख रुपए का बंदोबस्त हो ही जाएगा। मुझे एक आदमी पता है जो तुम्हारी जमीन खरीदने को तैयार है। अगर तुम हां बोलो तो मैं जैसे तैसे करके तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा। मोहनलाल के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचता। वह अपनी जमीन बेचने के लिए मान जाता है। हाँ जमींदार जी, मैं मंजूर हूँ। आप मेरी जमीन बेच दीजिए। मैं अभी घर जाकर जमीन के कागजात लेकर आता हूँ। मोहनलाल जमीन के कागजात लाने घर की ओर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जिस बेटे के लिए वह इतना बलिदान दे रहा है, आगे जाके वही बेटा उसका दुश्मन बनने वाला है। सुनो कमला, जमीन के कागज कहाँ रखे हैं? जल्दी से निकाल लाओ। अरे आप जमीन के कागजात क्यों मांग रहे हैं? क्या जमींदार जी ने पैसे देने से मना कर दिया? हाँ कमला, उनके पास भी इतनी बड़ी रकम नहीं है। उनका कारोबार भी अभी ठीक नहीं चल रहा, वरना वो मुझे पैसे देने से कभी मना नहीं करते। अब ये सब छोड़ो, जल्दी से जमीन के कागज दे दो। मुझे जमींदार जी के पास जाना है। हाँ ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी जमीन के कागजात लाती हूँ। कमला जमीन के कागज निकालकर मोहनलाल को दे देती है। मोहनलाल हांफता हुआ जमींदार के पास पहुंचा। ये लीजिए जमींदार जी, मेरी जमीन के कागज। देखो मोहनलाल, तुम अपनी जमीन बेच तो रहे हो, लेकिन एक बार और सोच लो। कल को अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकाल दे तो न तुम्हारे पास जमीन रहेगी न पैसा, और इस बुढ़ापे में तुम काम भी नहीं कर पाओगे। एक बार सोच लो। नहीं जमींदार जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा कभी हमें घर से नहीं निकालेगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मोहनलाल अपनी जमीन बेच देता है और पैसे लेकर घर लौट आता है। उसे क्या पता था कि उसकी यही गलती आगे उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये लो मुन्ना, तुम्हारी जॉब के लिए पैसे। अब तुम अच्छी सी नौकरी लेना और हमें अपने साथ शहर ले जाना। आपका लाख लाख शुक्रिया बाबूजी। अब मुझे जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा बाबूजी, मैं अभी चलता हूं, वरना ट्रेन छूट जाएगी। शहर पहुंचकर आपको फोन करूंगा। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर मनोज अपने कपड़ों से भरा बैग उठाकर चला जाता है। अब बहुत देर हो रही है, मैं काम पर जाता हूँ। अब जमीन भी नहीं रही तो अपनी जमीन में काम भी नहीं कर सकता। शायद आज सेठ के पास कोई काम मिल जाए। तुम अपना ध्यान रखना, मैं काम खत्म करके लौटता हूँ। अरे इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहे हैं? थोड़ा रुक जाते, मैं आपके लिए खाना बना देती। नहीं कमला, अगर देर हो गई तो सेठ काम देने से मना कर देंगे। मोहनलाल काम पर निकल जाता है। सेठ जी,
क्या आपके पास कोई काम है? आज मुझे काम की बहुत जरूरत है। मोहनलाल, तुम काम ढूंढने आए हो? अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, घर पर आराम करो ना। और सुना है तुमने अपनी जमीन बेच दी। हाँ सेठ जी, बेटे की नौकरी के लिए 1 लाख रुपए चाहिए थे, इसीलिए जमीन बेच दी। तो बेटे की नौकरी लगी या नहीं? थोड़ा समय लगेगा, लेकिन नौकरी लग ही जाएगी। फिर मैं भी आराम से रह पाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। गांव के बाहर वाली जमीन में मजदूर नहीं है। तुम वहां काम कर सकते हो। फसल का मुनाफा आधा आधा रहेगा, लेकिन सारा खर्च तुम्हें ही उठाना होगा। अगर मंजूर हो तो बताओ। हाँ सेठ जी, मुझे मंजूर है। उस दिन से मोहनलाल सेठ की जमीन पर काम करने लगा। दिन बीतते गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। आखिरकार मनोज को नौकरी मिल जाती है और वह अपने माता पिता को शहर बुला लेता है। अच्छा हुआ बेटा, वरना गांव वाले कहते थे कि तू पैसे मौज मस्ती में उड़ा रहा है। लेकिन मुझे भरोसा था कि तू एक दिन जरूर सफल होगा। आप दोनों के आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ बाबूजी। तीनों बहुत खुश होते हैं। मोहनलाल और कमला के चेहरों पर कई सालों बाद सच्ची मुस्कान लौट आती है। दिन बीतते गए। मनोज हर रोज जॉब के लिए निकलता और शाम होते होते घर पहुंचता। अब मोहनलाल और कमला की जिंदगी थोड़ी बहुत सही हो गई थी। एक दिन बेटा, हम सोच रहे थे अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो चुकी है, तो अब तुम्हारी शादी भी कर देनी चाहिए। हम चाहते हैं कि घर में रौनक आए। हमें अकेलापन महसूस होता है। हाँ बेटा, तुम्हारे बहूजी सही कह रहे हैं। तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नजर में एक लड़की है। कल छुट्टी लेकर लड़की देखने चलते हैं। लेकिन माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन माता पिता के बार बार कहने पर आखिरकार मनोज को हाँ कहना पड़ता है। लड़की के घर सभी लोग बैठे हुए थे। बातचीत चल रही थी। मोहनलाल लड़की के पिता से बड़े सादे मन से बोलता है। देखिए संदीप जी, मेरे बेटे को 60,000 की जॉब है और मेरा लड़का बहुत संस्कारी भी है। बिना हमारी अनुमति के मेरा बेटा कुछ भी नहीं करता। मोहनलाल की ये बातें पास खड़ी सुशीला के कानों में पड़ती हैं। वही सुशीला जो आगे चलकर मनोज से शादी करने वाली थी। सुशीला मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, इसको देख के तो लगता है ये शादी के बाद मेरी एक भी नहीं सुनेगा। अगर ये अपने माँ बाप की ही हर बात मानता रहा तो सब मिलकर मुझे नौकरानी बना देंगे। कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुशीला के घरवाले शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। रात का समय था। सुशीला घर के एक कोने में अकेली बैठी थी। उसका मन बहुत बेचैन था। उसी समय सुशीला के पिता वहां आते हैं। क्या हुआ बेटी, ऐसे उदास मन से क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बाबूजी, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है। मुझे उसके माता पिता की नौकरानी बनकर नहीं रहना। अरे बेटी, उसके माता पिता बहुत अच्छे दिल के हैं। मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूं। उन जैसा साफ दिल इंसान पूरे गांव में शायद ही कोई हो। और एक बात, लड़के की 60,000 की जॉब है। लड़का अच्छा कमाता है, कोई बुरी आदत भी नहीं है। इसीलिए मैंने रिश्ता तय किया है। सुशीला चुप हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं। वह मन ही मन एक फैसला कर लेती है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार मनोज और सुशीला की शादी हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है। घर में शांति रहती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सुशीला अपना असली रंग दिखाने लगती है। एक दिन, माँ जी, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आज मैं कोई काम नहीं करूंगी। आज सारा काम आप ही कर लीजिए। मुझे अब बस आराम करने की जरूरत है। अगर तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है तो कोई बात नहीं बहू, आज का सारा काम मैं कर लूंगी। तुम आराम करो। कमला पूरे घर का काम करती है। पहले घर की साफ सफाई, फिर बर्तन धोना
और आखिर में खाना बनाकर सबको परोस देती है। खाना खाने के बाद कमला फिर से बर्तन धो रही होती है। उसी समय मनोज घर लौटता है। अरे माँ, आप बर्तन क्यों धो रही हो? सुशीला कहाँ है? सुशीला का सिर दर्द कर रहा है। वह कमरे में सो रही है, इसीलिए मैं बर्तन धो रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम उसे मत उठाना। खाना तैयार है, जाकर खा लो। मनोज खाना खाने चला जाता है। उधर कमरे में सुशीला आराम से लेटी हुई थी। मनोज उसके पास जाता है। क्या हुआ सुशीला? क्या सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है? तुम पूछ रहे हो? जाओ ना अपनी माँ के पास। यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ ने आज मेरे साथ क्या किया? मैंने कहा कि सिर दर्द है, थोड़ा काम कर दीजिए, तो तुम्हारी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी। सुबह से अब तक मुझसे काम करवाया और जैसे ही तुम्हारे आने का टाइम हुआ खुद बर्तन धोने बैठ गई। हर रोज तुम्हारी माँ मुझे नौकरानी की तरह रखती है। मैं अब और नहीं सह सकती। या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर तुम्हारे माँ बाप। अब तुम ही सोच लो। मनोज गहरे सोच में पड़ जाता है। अगर ऐसा है तो मैं माँ और बाबूजी को गांव भेज देता हूँ, ठीक है? सुशीला मन ही मन बहुत खुश होने लग जाती है, क्योंकि अब वह जो चाहती थी वही होने वाला था। दोनों मिलकर बूढ़े माता पिता को घर से निकालने की योजना बना लेते हैं। रात का समय था। कमला और मोहनलाल सोफे पर बैठे थे। तभी मनोज उनके पास आता है। माँ, बाबूजी, आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा कि आप गांव चले जाएं। मेरी तनख्वाह में मुश्किल से घर चल पा रहा है, इसीलिए आप लोग गांव चले जाओ। कमला की आंखें भर आती हैं। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके लाडले बेटे ने उनको घर से निकालने की योजना बना ली है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें हमारे यहाँ रहने से कोई दिक्कत है तो हम गांव चले जाएंगे। वैसे भी हम इतने साल तो गांव में ही रहते आए हैं। मोहनलाल कुछ नहीं बोलता। उसको पता था कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। दोनों चुपचाप गांव वापस आ जाते हैं। मनोज, तुमने सही किया। अब तुम्हारे माँ बाप गांव चले गए। अब हम आराम से रहेंगे। और सुनो, तुम्हारी तनख्वाह में से 1 रुपया भी उन्हें मत देना और उनसे फोन पर भी कभी बात मत करना, समझे तुम? हाँ सुशीला, मैं समझ गया। अब मैं उनसे फोन पर भी बात नहीं करूंगा। वैसे भी उन्हें गांव में ही रहना अच्छा लगता है, वहां वे आराम से रहेंगे। इधर मोहनलाल और कमला गांव पहुंचते हैं। वही टूटी फूटी झोपड़ी अब फिर से उनका सहारा बन जाती है। यही अब उनके रहने का ठिकाना था। थके हारे आंखों में उदासी लिए कमला और मोहनलाल झोपड़ी में बैठे थे। तभी कमला धीरे से बोलती है। सुनिए जी, आज हम कैसे खाना बनाएंगे? हमारे पास थोड़ा भी राशन नहीं है और ऊपर से मैं मनोज से कुछ राशन के लिए पैसे मांगना भी भूल गई। कमला, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, शायद उनसे कुछ राशन आ जाए। तुम एक काम करो, इन सिक्कों को लेकर बाजार से थोड़ा राशन ले आओ। कमला उन सिक्कों को लेकर बाजार गई। वहां उसने केवल प्याज और टमाटर ही खरीद पाए। वापस घर आई और हाथ में लाई हुई सामग्री के साथ चूल्हे के सामने बैठकर पकवान बनाने लगी। सुनिए जी, खाने का इंतजाम तो हो गया, लेकिन रात को ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह नहीं है। आज ठंड भी थोड़ी ज्यादा है। जी, क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ कमला, तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हमारे मुन्ना ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कमला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुन्ना ने जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किया जिसके लिए हमने पूरी जिंदगी लुटा दी? उसी बेटे ने अपनी पत्नी के बातों में आकर हमें घर से निकाल दिया। छोड़िए जी, आप इतना मत सोचिए। शायद हमारे किस्मत में यही लिखा था। लेकिन कमला, तुम ही बताओ, क्या हमने यही दिन देखने के लिए उसे पाल पोसकर इतना बड़ा किया है? दोनों पति पत्नी अफसोस और दुख के साथ बैठे रहे। अगली सुबह मोहनलाल काम ढूंढने बाहर गया। किसी को भी उसे काम देने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसकी ताकत अब जवानों जैसी नहीं थी।
जैसे तैसे मोहनलाल को एक सेठ के यहाँ काम मिल गया। दिन ब दिन बीतते गए। मोहनलाल हर रोज काम पर जाता। शाम तक मेहनत करके केवल 50 रुपए लेकर घर आता। ऐसे ही 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में न मनोज अपने माता पिता से मिलने आया, न उसने कोई चिट्ठी भेजी थी। गांव में बूढ़ा पिता मोहनलाल दुखी मन से चारपाई पर बैठा है। उसकी आंखों में अफसोस और दुख की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं, जैसे वह अपनी जिंदगी की कोई बहुत कीमती चीज याद कर रहा हो, जो अब उससे बहुत दूर चली गई है। उधर झोपड़ी की छोटी सी रसोई में कमला सुबह के बचे हुए चावल चूल्हे पर चढ़ाई बैठी थी। थोड़े से चावल, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि घर में अब बस उतना ही राशन बचा था। चावल चलाते चलाते कमला की आंखें भीग गईं। उसे याद आने लगा कि कैसे वह यही खाना अपने बेटे मुन्ना को अपने हाथों से खिलाया करती थी, कैसे वह उससे हंस हंस कर बातें किया करती थी। 3 साल हो गए थे, लेकिन आज तक न कमला ने अपने पति से कहा था कि वह बेटे से मिलना चाहती है, और न मोहनलाल ने अपनी तड़प जुबान पर लाई थी। दोनों अपने अपने दिल का दर्द चुपचाप छुपाए हुए थे, लेकिन आज दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। कमला ने गहरी सांस ली। आज उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, अब और नहीं सहा जाएगा। वह चाहती थी किसी भी हाल में अपने बेटे मुन्ना से मिलना। कमला ने हिम्मत जुटाई और अपने पति को रसोई में बुलाया। सुनिए जी, मुझे मुन्ना की बहुत याद आ रही है। मुझे अब और नहीं सहा जाएगा। अब मुझे मुन्ना से मिलने जाना ही है। लेकिन इतना कहते ही वह खुद को रोक नहीं पाई। कमला फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मानो जमीन भी उसके दर्द में शामिल हो गई हो। कमला का यह दर्द मोहनलाल से देखा नहीं गया। वह कमला को दिलासा देते हुए कहता है, ठीक है कमला, मुझे भी मुन्ना की बहुत याद आ रही है, लेकिन क्या करें, शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ठीक है कमला, अगर तुम्हें मुन्ना से मिलने जाना ही है तो मैं कल जमींदार से थोड़े पैसे उधार मांग लाऊंगा। अगली सुबह मोहनलाल गांव के जमींदार के पास पहुंचा। वही जमींदार जिसने पहले भी मोहनलाल की बहुत मदद की थी। जमींदार जी, आज मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं कुछ दिन बाद आपको पैसे लौटा दूंगा। कितना चाहिए बताओ मोहनलाल? जमींदार जी, मुझे सिर्फ 200 रुपए ही चाहिए। मैं थोड़े दिन बाद आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। जमींदार ने 200 रुपए मोहनलाल को दे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ, थोड़ा जरूरी काम है। इतना कहकर मोहनलाल घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ शहर जाने के लिए निकल पड़े। करीब 2 घंटे का सफर करने के बाद आखिरकार मोहनलाल और कमला शहर पहुंच गए। कमला, ये रहा मुन्ना का घर। चलो अंदर चलकर देखते हैं। दोनों हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचे। मुन्ना बेटा, देखो हम आए हैं, दरवाजा खोलो बेटा। तभी मनोज की पत्नी सुशीला बाहर आई। वहीं सुशीला, जो अपने पति को बहला फुसलाकर अपने सास ससुर को धक्के मार के बाहर निकाली थी। अरे, आप दोनों यहाँ कैसे आ गए? हमने आपको यहाँ आने से मना किया था ना। चलो चलो, अब यहाँ से निकल जाओ जल्दी। देखो कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। अगर लोगों ने देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तभी अंदर से एक छोटा सा बच्चा बाहर आया। दरअसल वह बच्चा मनोज और सुशीला का बेटा था। मोहनलाल उस बच्चे को देखकर चौंक गया। अरे मेरा बच्चा, देखो कमला, हमारा पोता भी हुआ है। बेटी सुशीला, हमें थोड़ा अपने पोते से मिलने दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छूना भी मत। पता नहीं कितने दिनों से नहीं नहाया है, पूरे शरीर से गंदी बदबू आ रही है। शोर सुनकर मनोज बाहर आया। क्या हुआ सुशीला, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो ना मनोज, तुम्हारे माँ बाप फिर से मुंह उठाकर चले आए हैं। अरे, आपको मना किया था ना। मैंने कहा था
यहां आने से पहले क्यों नहीं सुना? लेकिन अगर आप आए तो आए, वो भी इतने फटे पुराने कपड़ों में। लोग देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हमें माफ कर दो बेटा, तेरी बहुत याद आ रही थी। हम खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए चले आए। चलो ना बेटा, गांव चलते हैं। तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे। कृपा करके हमें अकेला मत छोड़ो। माँ, अब बस बहुत हुआ नाटक। आप यहां से चले जाएंगे या मैं आपको धक्के मारकर निकाल दूं? बेटा, ऐसा मत कहो। हम पल पल तुम्हारे लिए तरस रहे हैं। कृपा करके हमें अपने घर में रहने दो। अरे ओ, क्या कह रहे हो तुम? हम आपको हमारे घर में रहने नहीं देंगे। एक बार कहा तो समझ नहीं आता क्या आपको? मनोज, तुम इन्हें यहाँ से धक्के मार कर निकालते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? चलो कमला, अब बस बहुत हो गया। मुन्ना को देख लिया ना, अब चलो चलते हैं। उसी पुरानी झोपड़ी में शायद हमारी जिंदगी में सुख लिखा ही नहीं है। दोनों पति पत्नी दुखी मन से वहां से निकल गए। उनकी आंखों में अब बुढ़ापे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब उनके बेटे को अपने माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं है। कुछ समय बाद जमींदार के दिए हुए पैसों में से थोड़े पैसे बच गए थे। कमला राशन लाने के लिए बाजार चली गई। मोहनलाल लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में जा रहा था, लेकिन वह मन ही मन अपने बेटे को लेकर तरस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे ने उसे बताया तक नहीं कि उसका बच्चा हुआ है। यह तक कि उसे अपने पोते से मिलने तक न दिया। मोहनलाल ऐसे ही सोचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सर्दियों के मौसम में गांव वाले जंगल से लकड़ियां ले चुके थे। जंगल में केवल थोड़े बहुत सूखे पेड़ बचे थे। मोहनलाल सूखे पेड़ खोजते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। आखिरकार थोड़ी ही दूर पर उसे एक सूखा पेड़ नजर आया। मोहनलाल जल्दी जल्दी उसे काटने में लग गया, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। मोहनलाल उस आवाज की ओर दौड़ा। तभी मोहनलाल ने देखा एक बूढ़ा साधु जमीन पर लेटा है। वह प्यासा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बिना पानी के अपनी जान ही छोड़ देगा। मोहनलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी उसे याद आता है कि जब वह जंगल के रास्ते से आ रहा था, तभी रास्ते में एक नदी थी। वह बिना वक्त गवाए तुरंत उस नदी के पास पहुंचा। उसे नदी के किनारे पुराना मिट्टी का एक मटका मिला। मोहनलाल जल्दी से उस मटके में पानी भर के साधु के पास पहुंचा। ये लीजिए साधु महाराज, ये पानी पी लीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। मोहनलाल के द्वारा दिए गए पानी को साधु पी लेता है। पानी का हर एक बूंद जैसे उसके शरीर में जान डाल रहा हो। पानी पीने के बाद साधु मोहनलाल से कहता है, धन्यवाद बालक, मेरी जान बचाने के लिए। कहो तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारा बेटा मुन्ना अपना ले। क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकाल दिया है बालक? हाँ स्वामी जी, जिस बेटे को मैंने अपने खुद के पसीने से बड़ा किया, उसके लिए सब कुछ बेच दिया, लेकिन उसी बेटे ने हमें अपनाने से मना कर दिया। इतना कहकर मोहनलाल साधु के पैरों पर बैठकर रोने लगा। साधु को मोहनलाल की आंखों में सच्चाई और अपने बेटे को खोने का दर्द सांप दिखाई दे रहा था। साधु ने अपने झोली में से 2 फल निकाले और मोहनलाल को देते हुए कहा, ये लो मोहनलाल, इन फलों को तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर रात को खा लेना और बिना रात का खाना खाए सो जाना। सुबह होते होते सब बदलने लगेगा, लेकिन याद रखना यह एक दिन में नहीं होगा, परंतु 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। धन्यवाद स्वामी जी, शायद आपका आशीर्वाद से मेरे सारे परेशानियां हल हो जाएंगी। इतना बोलकर मोहनलाल साधु द्वारा दिए गए फलों को हाथ में लिए घर की तरफ चल पड़ा। घर आते ही मोहनलाल ने देखा कि कमला झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। चलो कमला, अंदर चलो, आज तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मोहनलाल ने कमला को सारी बात बताई, कैसे उसने साधु की जान बचाई और कैसे साधु ने उनकी परेशानियों को दूर करने का वादा किया। मोहनलाल की ये बातें सुनकर
कमला के मन में हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी और अब ऐसा लग रहा था कि उसका ये सपना पूरा होने जा रहा है। मोहनलाल और कमला ने मिलकर साधु द्वारा दिए गए फलों को खुशी खुशी खा लिया और बिना रात का खाना खाए सोने चले गए। अगले दिन सुबह उनके झोपड़ी में एक थैली रखी हुई थी जिसमें कई तरह के मिठाई और राशन का सामान था। उसके बगल में एक और थैली थी जिसमें नए कपड़े थे। देखो कमला, मैंने कहा था ना, साधु बाबा के आशीर्वाद से धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदलने लगेगी। देखो, अब रोज कुछ ना कुछ बदलता रहे। दोनों पति पत्नी की आंखों में अब खुशी के आंसू झलक रहे थे। कई सालों बाद आज उन्हें नए कपड़े और स्वादिष्ट भोजन मिला था और ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ उनके घर में प्रकट हो रहा था। कभी पहनने के लिए नए कपड़े, कभी खाने के लिए अच्छा खाना, और एक दिन उनका पूरा झोपड़ी एक नए सुंदर घर में बदल गया। अभी तो सिर्फ 4 दिन ही बीते थे। इधर मनोज और सुशीला के घर में हालात खराब होने शुरू हो चुके थे। सुशीला, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। मैनेजर ने कहा, अब से तुम जॉब पर मत आना। अब क्या करूं? मुझे कोई काम नहीं आता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मनोज, अब क्या होगा? हमारा एक बच्चा भी है, इसके लिए खर्चा भी बहुत हो रहा है। इस शहर में महंगाई बहुत है। अगर तुम्हें काम नहीं मिला तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मनोज कई दिनों तक कंपनियों में काम ढूंढने जाता, लेकिन कोई उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन मकान मालिक घर के किराए के पैसे मांगने आया। मनोज, 1 तारीख से अब 5 तारीख हो चुकी है। मेरे घर के किराए के पैसे कब दोगे? भाई, थोड़ा और टाइम दे दो। कहीं काम मिल जाए तो मैं तुरंत तुम्हारे किराए के पैसे दे दूंगा। अरे, अगर तुम्हें काम ही नहीं मिल रहा तो मेरे किराए के पैसे तुम दोगे ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। अभी के अभी अपना सामान समेटो, जल्दी से घर खाली करो। एक परिवार यहाँ रहने आ रहा है, उन्हें यह रहने के लिए दिया है। शाम तक घर खाली हो जाना चाहिए, समझे? ठीक है, मैं शाम तक घर खाली कर दूंगा। सुशीला, अब हम क्या करें? घर का मालिक हमें घर खाली करने के लिए कह रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोज, एक काम करते हैं, गांव में तुम्हारे माँ बाप रहते हैं ना? नहीं, वहीं चले जाएंगे। कहेंगे जॉब से छुट्टी लेके आपसे मिलने आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं। एक काम करते हैं, मैं बोल देता हूं, बाबूजी, मुझे जॉब से निकाल दिया है और मैं गांव आ रहा हूं। मुझे पता है वे मान जाएंगे। हमने अब तक जो किया है उसका यही नतीजा है। अब बास बहुत हुआ। मैं सीधे जाकर अपने माँ बाप से माफी मांग लूंगा और तुम भी माफी मांग लेना, समझी? क्यों? मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या गलती की है? मैंने जो किया है वह सही ही किया है। और हाँ, चाहे कुछ भी हो, मैं माफी नहीं मांगने वाली। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। अगर तुमने मेरे माँ बाप से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें सीधे लेकर तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, समझी? सुशीला मनोज की बात मान लेती है। दोनों अपने बच्चे के साथ गांव लौटते हैं, आंखों में पछतावे और डर के साथ। घर पहुंचकर मनोज और सुशीला ने देखा कि उनके पुराने झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर सा मकान बन गया है। मनोज और सुशीला दोनों चौंक गए। अरे, ये किसका घर है? मेरे माँ बाप कहाँ हैं? मनोज धीरे से घर के भीतर गया और दरवाजा खटखटाया। अंदर से मोहनलाल और कमला आए, शरीर पर नए कपड़े और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। मनोज और सुशीला उन दोनों के पैरों में बैठकर माफी मांगने लगे। बाबूजी, माँ, आप दोनों मुझे माफ कीजिए। मैंने आप दोनों को कितनी तकलीफ दी। आप दोनों ने मुझे पढ़ाकर बड़ा किया, मेरे जॉब के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। और मैंने क्या किया? मैंने आप दोनों को घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, उठ जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया। आज से हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे।
जिन माँ बाप के आशीर्वाद से जिंदगी शुरू होती है, उन्हें ठुकराने वालों को जिंदगी एक दिन उसी दरवाजे पर वापस ले आती है, वो भी सिर झुकाकर। और ऐसे ही एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। अब वही आंसुओं की जगह मुस्कानें लौट आई और उस छोटे से घर में एक बार फिर अपनापन बस गया।